सोचो कि तुम्हें एक बीमारी है एंड तुम जल्द ही मरने वाले हो एंड तुम्हें पता भी है तुम कब मर सकते हो। अभी बस तुम अपने दिल के धड़कनें गिन रहे हो एंड जब ये खत्म हो जाएगा तुम भी खत्म हो जाओगे। तो हे यो होमीज, मैं आप लोगों का भाई विंग्स भाई बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ एंड ये मेरे बाकी वीडियो से अलग होने वाला है, तो पूरा देखना। मैं हूँ विंग्स एंड आप लोगों का स्वागत है टोकी डोकी मांगा में। मांगा के स्टार्टिंग में हमारा एमसी बोलता है स्कूल के सेकेंड ईयर के वक्त ताकादी हात्सु का ट्रांसफर हमारे स्कूल में हुआ था, जो कि एक विलेज के अंदर था। जब से ताकादी का ट्रांसफर हमारे स्कूल में हुआ था तब से मैंने उसे किसी के साथ भी घुलते मिलते नहीं देखा। वो लड़की ज्यादातर अकेली रहती और ज्यादातर किसी से बात भी नहीं करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद भी वो लड़की बिना रुके घर चले जाती है और इसके साथ क्लासेस के टाइम भी वो लड़की अकेली रहती है। कुछ र्यूमर्स का तो ये भी कहना है कि उस लड़की को कुछ रेयर डिजीज है। जैसे जैसे मैं उस लड़की को देखता हूँ मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे सॉरी, मैं तो अपना इंट्रो देना भूल ही गया। मैं हूँ इशियामा। मुझे लोग पोपे करके बुलाते हैं और मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्यों। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नॉर्मल लड़का हूँ। वैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ एक म्यूज़िक क्लब के अंदर काम करता हूँ, पर अभी मुझे ताकादी हात्सु के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इशियामा एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ उसे दिखता है ताकादी अपने कपड़े बदल रही थी और ये सब देख के हमारा इशियामा बोलता है ये सब गलती से हुआ है। बट अभी इशियामा नोटिस करता है उस लड़की के चेस्ट के ऊपर एक डिवाइस है और यहाँ हमें बताया जाता है कोकोहाकु डिजीज के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी होती है जहां सामने वाले पर्सन के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ हार्ट बीट बची होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों छत के ऊपर बैठे हैं। इशियामा बोलता है मैंने इसके बारे में सुना है, कुछ साल पहले एक सेलिब्रिटी भी इसी बीमारी के कारण मरा था। वो लड़की बोलती है तुमने ये बात सुनी होगी, जन्म से ही ये डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारा दिल कितने बार धड़केगा। पर ये बीमारी होने वालों के पास कम अमाउंट ऑफ हार्ट बीट्स होती है। बाकी लोगों से लड़की इशियामा के पास कितने हार्ट बीट्स है वो दिखाती है और ये कुछ 221 मिलियंस होते हैं। वो बोलती है शायद तुम सोच रहे होगे ये बहुत है, पर 6 से 7 साल के अंदर मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। ये जो पेसमेकर जो मेरे चेस्ट पे है ये मेरे हार्ट को सपोर्ट करता है और मुझे याद दिलाता है कि मेरे पास कितनी ज़िंदगी बाकी है। मेरी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी जितना मेरा दिल तेज़ धड़केगा, इसलिए मैं ऐसे कामों से दूर रहती हूँ जिससे मेरा दिल तेज़ धड़क सकता है। मेरे पिछले स्कूल में मेरे हेल्थ को लेके ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल गए थे, इसलिए मुझे स्कूल को बदलना पड़ा। तो प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बीमारी के बारे में तुम किसी को मत बताना। ताकादा के मुँह से ये सब सुन के इशियामा कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो मिस्टीरियस एंड घमंडी समझता था वो तो अकेली एंड अंदर से टूटी हुई थी। यहाँ इशियामा ताकादा को चिल्ला के बोलता है तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास अभी जितना भी टाइम है वो उसके साथ एंजॉय करेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशियामा ताकादा के साथ बीच पर जाती है और वो बीच को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ताकादा पहली बार बीच पे आई थी, इसलिए यहाँ पर ताकादा इशियामा से मदद मांगती है कि वो उसे सिखाए कि आखिर बाहर की दुनिया कैसे चलती है, बिकॉज उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। और यहाँ हमें दिखता है ताकादा पहली बार दिल से हंसती है और वो बहुत खुश भी होती है। इसे देखकर हमारा लौंडा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत देर तक खेलते हैं, पर तभी ताकादा इशियामा से उसका फर्स्ट नेम पूछ लेती है और इशियामा बोलता है हार्टो। इशियामा का मुंह से ये बात सुन के ताकादा बहुत ज़्यादा हंसती है, क्योंकि हार्टो का मतलब कबूतर होता है। एंड इसीलिए स्कूल में सारे लोग इशियामा को पोपे के बुलाते हैं। अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ पर इशियामा ताकादा के साथ में रोलर कोस्टर राइड भी करता है। अगेन यहाँ ताकादा का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए यहाँ पर वो रोलर कोस्टर राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। वो तो इशियामा से वापस राइड पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद इशियामा ताकादा से पूछता है क्या वो आइसक्रीम खाएगी, बट यहाँ पर इशियामा को पता चलता है कि ताकादा ने कभी आइसक्रीम खाई ही नहीं थी, ऑब्वियसली अपनी बीमारी के चलते। इसलिए फिर यहाँ पर इशियामा ताकादा को अपनी आइसक्रीम थोड़ी सी टेस्ट करने को देती है।
बट यहाँ पर हम देखते हैं कि तकादा को वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इतनी कि तकादा खुशी के मारे ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद में ये दोनों हॉन्टेड हाउस, जू और वाटरमेलन क्रॉस गेम भी खेलते हैं एंड हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। ये दोनों अपनी लाइफ को साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद इशियामा तकादा को अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर साइकिल पे चलाता है, बिकॉज तकादा कभी साइकिल पर भी नहीं बैठी थी। बट यहाँ पर तकादा डर के मारे इशियामा को पकड़ लेती है एंड इस वक्त इशियामा तकादा की हार्ट बीट को महसूस कर पा रहा था। एंड यहाँ पर इशियामा हमें बताता है अगर एक नॉर्मल आदमी वर्कआउट करे तो उसकी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है, लेकिन जब एक इंसान सोता है तो उसकी हार्ट बीट दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, जिस चीज़ से ह्यूमन की लाइफ बैलेंस रहती है। पर तकादा की हार्ट बीट और लोगों के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। एक बार अगर तकादा की हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसे वापस नॉर्मल होने में और लोगों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद में ये दोनों एक जगह पर एक साथ स्नैक्स खाने जाते हैं, जहाँ पर तकादा के सर पर लगे हुए गिटार पिन को देखकर अपना इशियामा उससे पूछता है एंड इस पर तकादा बोलती है हाँ, लेकिन जब से उससे उसकी बीमारी के बारे में पता चला है उसने सिंगिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया है। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर इशियामा तकादा से गाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। यहाँ पर पहले तो तकादा उसे मना कर देती है, बट इशियामा के काफ़ी ज़्यादा देर रिक्वेस्ट करने के बाद एट द एंड वो मान जाती है। एंड जब इशियामा तकादा की सिंगिंग सुनता है तो वो लिटरली कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, इतना कि इशियामा अपने पूरे सिंगिंग क्लब को वहाँ पर बुलाता है और वो तकादा से उन लोगों के सामने वापस से गाने की रिक्वेस्ट करता है। जहाँ पर पहले तो तकादा इशियामा को मना करती है, बट इशियामा के काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद वो एट द एंड इशियामा की रिक्वेस्ट मान जाती है। एंड यहाँ पर तकादा इतनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ में गाना गाती है कि इशियामा के क्लब के लिटरली सारे के सारे लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर इशियामा तकादा से उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहता है एंड फिर से इशियामा के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में तकादा उसकी बात फाइनली मान जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों के क्लब का पहला सिंगर अपना इशियामा था, बट अब इशियामा की जगह स्टेज पर तकादा गाने वाली थी। वहाँ पर अपना इशियामा गिटार बजाने वाला था और यहाँ पर इशियामा बोलता है हमने अपने क्लब के साथ एक सॉन्ग भी लिखा और हमने अपने बैंड के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। हमें नहीं पता कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं, लेकिन हम लोग हर दिन बढ़े रहे और मैंने एट दी एंड बाकी लोगों को भी तकादा की बीमारी के बारे में बता दिया ताकि तकादा के ऊपर जितना हो सके उतना कम प्रेशर पड़े, जिस वजह से तकादा प्रैक्टिस के बीच में बार बार आराम कर पाए। यहाँ पर हम तकादा को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि धीरे धीरे करके इशियामा की वजह से उसका सपना सच हो रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि तकादा रुकती है और वो इशियामा के हाथ पकड़ लेती है। एंड तुम सभी को पता है इसका मतलब क्या है, जरा शरीफ मत बनो सालो। जिसके बाद तकादा ब्लश करती है और वो बिना कुछ बोले उससे दूर भाग जाती है। इसी तरह से कल्चरल फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है, जहां पर तकादा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस थी, इसीलिए यहाँ पर इशियामा तकादा को छत पर ले जाकर रिलैक्स करने के लिए कहता है। बट तभी इशियामा का दोस्त वहाँ पर आकर इशियामा से कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम देखते हैं कि इशियामा छत पर हवा खा रही थी, पर ठीक तभी एकदम से तकादा का गिटार पिन उसके सर से नीचे गिर जाता है, जिस बारे में तकादा सबको बताती है। एंड यहाँ पर हम तकादा को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बेसिकली वो अपने पिन के साथ में परफॉर्म करना चाहती थी, बिकॉज वो पिन उसे उसके डैड ने दिया था। एंड ये सुनकर इशियामा बोलता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले वो उसकी पिन को ढूंढ देगा। खैर इसके बाद में इशियामा तकादा की पिन को गार्डन के अंदर ढूंढने लगता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इशियामा को वो पिन ढूंढने में बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बट स्टिल इशियामा रुकता नहीं, वो तकादा की पिन को ढूंढते रहता है। आखिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तकादा को उसकी पिन फाइनली मिल जाती है, लेकिन वो पिन उसे इशियामा ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने दी थी। एंड यहाँ पर तकादा इशियामा के दोस्त से पूछती है कि आखिर इस वक्त इशियामा कहाँ पर है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कॉन्सर्ट बहुत जल्दी चालू होने वाला है। एंड यहाँ पर इशियामा का दोस्त तकादा को बोलता है कि इशियामा इस कॉन्सर्ट पे परफॉर्म नहीं करेगा। एंड यहाँ पर इशियामा का दोस्त तकादा से कुछ तो कहता है, जो सुनकर तकादा कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। उसके बाद हम इशियामा को देखते हैं जो कि स्कूल के छत पे बैठा हुआ था, बट ठीक तभी वहाँ पर तकादा भाग कर आती है। एंड इस वक्त तकादा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बिकॉज इशियामा को भी वही तकादा वाली बीमारी थी।
एंड इस वक्त उसके पास बस 1264 हार्ट बीट ही बची हुई थी, यानी कि इशियामा के पास में टोटल 10 से 15 मिनट बचे हुए थे। इसके बाद में इशियामा अनफॉर्चुनेटली मरने वाला था। एंड यहाँ पर तुम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं भी नहीं कर रहा था। मुझे पता है आप लोगों ने इस प्लॉट ट्विस्ट के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर टाकादा का चेहरा देखकर इशियामा को समझ आ जाता है कि उसके दोस्त ने टाकादा को सब कुछ बता दिया। एंड यहाँ पर इशियामा टाकादा से कहता है, तो आखिर उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मेरे पास में लगभग 15 मिनट बचे हुए हैं। जब मेरे पेरेंट्स को मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे रिश्तेदारों से मदद मांगी ताकि वो ये महंगी मशीन को अफोर्ड कर सके। एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक बात कही कि वो मेरी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब से मैं जैसी चाहूँ वैसी लाइफ जी सकता हूँ। मुझे जो करना है अब मैं वो कर सकता हूँ, मुझे अब रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने घुट घुट कर जीने से अच्छा खुलकर मरना पसंद किया। मुझे हैरानी हुई जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें भी मेरी तरह ही बिल्कुल सेम बीमारी थी। जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया कि तुम किस तरह से महसूस करती हो, उस वक्त मैं समझ गया था कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। इसलिए मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता था ताकि तुम भी मेरी तरह खुलकर अपनी लाइफ जी सको। एंड तुम्हारे साथ में मैंने सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टाकादा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इशियामा के मुंह से ये बात सुनकर टाकादा लिटरली फूट फूट के रोने लगती है। एंड यहाँ पर वो इशियामा को हक करते हुए कहती है अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो एंड तक उसका साथ देगी। लेकिन यहाँ पर इशियामा टाकादा को ये समझाता है कि वो इस वक्त गलत कर रही है। अगर वो ऐसा करेगी तो इससे उसकी सारी मेहनत पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। वैसे भी मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हें दिल से गाना गाते हुए सुनूं, सो प्लीज नीचे जाओ और अपने पूरे दिल के साथ ये गाना गाना। उसके बाद हम देखते हैं उदासी से भरा हुआ सहरा लेकर टाकादा स्टेज पर पहुंच जाती है एंड वो अपने पूरे बैंड के साथ में परफॉर्म करती है। एंड यहाँ पर टाकादा अपने पूरे दिल से गाती है। जितनी ताकत टाकादा के अंदर बची हुई थी वो स्टेज के ऊपर अपनी सारी ताकत लगा देती है ताकि वो इस कॉन्सर्ट को एक यादगार कॉन्सर्ट बना सके। एंड इवन सारे लोग टाकादा की सिंगिंग देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इशियामा को जो कि छत पर लेटा टाकादा का गाना सुन रहा था। एंड यहाँ पर इशियामा बोलता है मुझे शायद टाकादा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए था, बट अगर मैं ऐसा करता तो टाकादा कभी गाना गाने के लिए नहीं जाती, वो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहती और एट दी एंड टाकादा सारी चीज़ों का जिम्मेदार अपने आप को समझती। मैं इशियामा हाटो 17 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। जब मैं मरा तो मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी जो कि लोगों को यह बताती है कि मैं मरते समय अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद में टाकादा ने ग्रेजुएशन करी और फिर उसने अपना डेब्यू म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर किया और उसे वहाँ पर जाकर काफ़ी सारे फेम भी कमाया। उसने अपनी बीमारी के बारे में अपने सारे फैंस को बता दिया। टाकादा ने ऐसे सॉन्ग्स लिखे जो कि दूसरों की मदद कर सके, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने टाकादा की मदद की थी। ये टाकादा का मेरे लिए एक ट्रिब्यूट था। टाकादा के लास्ट कॉन्सर्ट पे 700 से ज़्यादा लोग आए थे। एंड टाकादा के मॉम एंड डैड ने उसकी आखिरी सांस तक उसकी देखभाल करी और एट दी एंड 21 साल की उम्र में टाकादा इस दुनिया से चल बसी। यही कि टाकादा ने दुख से भरे 7 साल को छोड़कर खुशी से भरे 7 साल को एक्सेप्ट किया। एंड जब टाकादा मरी तब उसके चेहरे पर भी बिल्कुल मेरी तरह ही एक मीठी सी स्माइल थी जो कि ये बताती थी कि वो अपनी लाइफ के लास्ट समय के अंदर पूरी तरह से खुश थी। एंड होमीज, इसके साथ टोकीडोकी मांगा यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मांगा पसंद आई होगी। एंड आज के लिए इतना ही। सायोनारा एंड सब्सक्राइब करके जाना। मैं आता हूँ और एक मज़ेदार मांगा लेके, तब तक के लिए बाय बाय।